नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का सेकेंड लेक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल वाले टॉपिक को करेंगे। इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा UGC नेट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह सभी फैक्ट हैं और इन फैक्ट के पहले हम लोग बंगाल से संबंधित जो भी क्रोनोलॉजी है, जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सभी को क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं। देखिए, 1701 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद कुली खां को, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा मुर्शीद कुली खां को दीवान बनाया गया। किसको? मुर्शीद कुली खां को, ठीक है। और फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुर्शीद कुली खां, जो कि बंगाल का दीवान था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ समय बाद, उनका जो औरंगजेब है, औरंगजेब का एक पोता था जो कि अजीमिस्तान नाम था उसका, ठीक है, उससे मतभेद हो गया। और मतभेद होने के पश्चात मुर्शीद कुली खां ने अपने राजधानी को परिवर्तित कर दिया। राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ से कहाँ किया? तो राजधानी का परिवर्तन ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया गया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। फिर 1717 ईस्वी में वह सूबेदार बन गया, ठीक है। मुर्शीद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में सूबेदार बना और फिर इसने 1726 ईस्वी तक शासन किया। फिर मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के पश्चात, ठीक है, उसका दामाद सुजाउद्दौला वह नवाब बना, ठीक है। और सुजाउद्दौला 1739 ईस्वी तक शासन किया और शासन के पश्चात उसके पुत्र सरफराज खां के द्वारा गद्दी संभाला गया, ठीक है। तो सरफराज खां जब नवाब बना तो उस समय अलीवर्दी खां एक था, ठीक है, वो ये नायब सूबेदार था बिहार का, ठीक है। तो बिहार का नायब सूबेदार था, वह काफ़ी मजबूत स्थिति में था उस टाइम, तो उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के पश्चात युद्ध हुआ। और जो युद्ध है वह युद्ध गिरिया का युद्ध कहलाता है। यह गिरिया का युद्ध मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है, तो आपको यह डेट भी याद रखना है। जो गिरिया का युद्ध है वह 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? अलीवर्दी खां और सरफराज खां, ठीक है, उसमें नवाब था यह। इसमें अलीवर्दी खां जो है वह विजयी हुए और सरफराज खां जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो ये अलीवर्दी खां अब नवाब बन गया, ठीक है। और 1756 ईस्वी तक यह नवाब रहा। क्योंकि इसका जो है अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उनकी 3 पुत्रियां ही थी, ठीक है। तो इन 3 पुत्रियों में से सबसे छोटी लड़की का पुत्र था सिराजुद्दौला, उसे नवाब बनाया गया, ठीक है। नवाब तो बना दिया गया, लेकिन इनके काफ़ी सारे प्रतिद्वंदी थे। क्योंकि 3 पुत्रियां थी तो इनके प्रतिद्वंदी भी काफ़ी थे। हम प्रतिद्वंदी भी पूछ लिया जाता है तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रतिद्वंदी थे। तो पहला था शौकत जंग। ये जो शौकत जंग था यह पूर्णिया का नवाब था और सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था यह, ठीक है, यह चचेरा भाई था। घसीटी बेगम, यह सिराजुद्दौला की मौसी थी। और मीर जाफ़र जो था, यह अलीवर्दी खां, जो यहाँ हम लोग पहले पढ़े, अलीवर्दी खां का दामाद था यह, ठीक है। तो ये सारे इनके प्रतिद्वंदी थे। इसके साथ ही साथ जो अंग्रेज़ थे,
अंग्रेज के साथ भी सिराजुद्दौला का संबंध सही नहीं था, कटुतापूर्ण था। तो कटुतापूर्ण क्यों था, इसका कारण है। कारण क्या क्या था कि सबसे पहले कि अंग्रेज़ों के द्वारा सिराजुद्दौला के जो शत्रु थे उनको शरण दिया गया था। नवाब के शत्रुओं को अंग्रेज़ों ने शरण दे रखा था, ठीक है। और दूसरी बात कि सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी अंग्रेज़ अपने बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे, ठीक है। तो यह भी एक कारण था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है। 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था जिसमें अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने का परमिट दिया गया था। तो जो अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने का परमिट दिया गया था वही दस्तक कहलाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि एक तो खुद जो है बिना चुंगी का व्यापार करते थे, यानी कि बिना कोई कर दिए व्यापार करते थे, और साथ ही ये अपने इस दस्तक को जो है अपने भारतीय मित्रों को बेच देते थे और उसके बदले में वो पैसा देते थे, ठीक है, पैसा लेते थे। तो इस तरह यह दस्तक का दुरुपयोग हो गया था। तो इन सभी के कारण जो है सिराजुद्दौला काफ़ी रुष्ट हो गया था, ठीक है। तो इन सब के कारण उसने इन तंग आकर उसने क्या किया कि कलकत्ता में जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और आक्रमण करने के पश्चात 5 दिन तक युद्ध हुआ, ठीक है। 5 दिन तक युद्ध करने के बाद सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। और जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ भागकर फुल्टा द्वीप पर, एक फुल्टा नामक टापू था, वहाँ पर जाकर उन्होंने शरण ले ली। तो यह जो घटना था, यह जो कलकत्ता फोर्ट विलियम पर अधिकार किया गया, इसमें एक अंग्रेज़ी अधिकारी हैं हॉलवेल, उनके अनुसार मतलब उन्होंने ही कहा कि जो 20 जून है, ठीक है, 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज़ बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। कितना? 146 अंग्रेज़ बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। और इसमें मतलब उस कोठरी से दूसरे दिन 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई। मतलब एक ही रूम में जब इतने सारे व्यक्तियों को ठूस दिया गया, तो इसमें से सोचिए 146 में 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु होगी, और जो बाकी 23 व्यक्ति जो जीवित रहे उसमें से एक हॉलवेल भी थे। तो हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन किया और इसी घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। तो अक्सर ये डेट पूछा जाता है कि ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है, 20 जून 1756 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, जब इस पर अधिकार कर लिया गया फोर्ट विलियम पर, तो यह काफ़ी बड़ी बात हो गई थी। तब रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और उन्होंने सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें कि एडमिरल वाटसन जो थे, एडमिरल वाटसन ने इनका ये सहायक थे, क्लाइव के सहायक थे, ठीक है। ये याद ध्यान रखना है आपको, एडमिरल वाटसन सहायक थे, ठीक है। तो क्लाइव ने पहले बजबज फिर कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। तो बहुत सारे जगहों पर अधिकार होते देख जो है नवाब वो भयभीत हो गया और उसने संधि का प्रस्ताव रखा कि ठीक है भाई, चलो संधि कर लेते हैं। तो यह जो संधि हुआ, यह संधि अलीगढ़ की संधि कहलाई। तो अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस डेट को अलीगढ़ की संधि हुई। और इसी संधि में अंग्रेज़ों ने मन बना लिया कि चलो अब जो है बंगाल पर हम लोग कठपुतली शासन को बैठाएंगे, यानी कि जो बस हमारे इशारे पर चले, ठीक है। तो यह सोच के उसने सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उन सब को आपस में अपनी ओर मिलाने का कोशिश करने लगा। तो उसके विरोधियों में कौन कौन था जिसे अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिलाया? तो पहला था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था वह सैन्य प्रमुख था, ठीक है, जिसे मीर बख्शी भी कहा जाता है।
मीर बख्शी। दूसरा था माणिक्य चंद, यह कलकत्ता का प्रभारी था। तीसरा अमीन चंद, यह पूंजीपति थी, कैपिटलिस्ट थे यह। और चौथा थे जगत सेठ, यह कलकत्ता का बैंकर था। इन सब को अंग्रेज़ों ने अपनी ओर मिला लिया। और फिर जो मीर जाफ़र है मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज़ जो है प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए कि मीर जाफ़र को बोला गया कि आपको जो है हम नेक्स्ट युद्ध के बाद जो भी होगा उसमें हम आपको नवाब बनाएंगे। तो युद्ध की तैयारी में लग गया वह। तो यह जो है फिर युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। यह जो है प्लासी जो है बंगाल के नदिया ज़िले के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि चूँकि षड्यंत्र किया गया था तो षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। लेकिन मुर्शिदाबाद में वह पकड़ा गया और फिर उसे उनका वध कर दिया गया। फिर इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो यह जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव मानी जाती है। तो यह जो प्लासी का युद्ध यह जो काफ़ी निर्णायक साबित हुआ क्योंकि इसी में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाल दी गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मीर जाफ़र को बना दिया गया। ठीक है, तो मीर जाफ़र से जो अंग्रेज़ है अंग्रेज़ों के द्वारा एकदम ख़त्म नहीं होने वाले मांगे आनी शुरू हो गई कि ये दो वो दो ऐसे दो वैसे दो। ठीक है, तो इन मांगों से तंग आकर उसने क्या किया कि डचों के साथ हाथ मिला लिया। डच के साथ हाथ मिलाकर उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। तो यह जो षड्यंत्र है यह खुद इसका भेद खुल गया, अंग्रेज़ों को पता चल गया। ठीक है, तो जब पता चल गया तो उसने जो डच थे, ठीक है, डचों के साथ उनका युद्ध हो गया। तो वह जो डचों के साथ युद्ध हुआ वह वेदरा का युद्ध हुआ। यह वेदरा का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है और मिलान के लिए पूछा जाता है अक्सर। तो वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है, यह आपको याद रखना है। और इस वेदरा का युद्ध में डच पराजित हो गए। ठीक है, और पराजित होने के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ठीक है, मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जो मीर कासिम फिर थे, देखिए ये थोड़ा अच्छे शासक थे। इसने सेना का यूरोपीय मॉडल में सेना का सुदृढ़ीकरण किया, अपने नौकरशाही का पुनर्गठन किया। ठीक है, और जो दस्तक का दुरुपयोग था उस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया इसने। ठीक है, इसने क्या किया कि जो राज्य में चुंगी दिया जाता था कर के लिए, मतलब जो व्यापार करने के लिए जो कर दिया जाता था ये कर ख़त्म कर दिया पूरा। जो अंग्रेज़ों को तो यही एक विशेषाधिकार मिला हुआ था कि भाई चलो व्यापार के लिए हमको कोई कर नहीं देना पड़ रहा है और लोगों को देना पड़ता था। तो इसने क्या किया कि सभी लोगों को कर मुक्त कर दिया। तो इससे अंग्रेज़ों के आर्थिक हितों पर चोट पहुंची। ठीक है, तो इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। प्लस उसने क्या किया कि मुंगेर में, कहाँ पर, मुंगेर में तोप और बंदूकों का कारखाना बनवाया। तो इन सब स्थिति के कारण अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष की स्थिति होने लगी। ठीक है, और संघर्ष की स्थिति हुई तो जो मीर कासिम है उसे फिर छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। और ठीक है, भागना पड़ा। इसके बाद देखिए कि जो कंपनी है, कंपनी ने मीर कासिम को बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करके फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। फिर चूँकि जब बर्खास्त कर दिया गया तो मीर कासिम इधर छुटपुट तरीके से संघर्ष करते थे, लेकिन वह कोई भी निर्णायक युद्ध वह नहीं लड़ पाए। तो उन्होंने एक सैन्य संगठन बनाया जिसमें कि मीर कासिम थे,
खुद, और मीर कासिम थे, और जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, जो सुजाउद्दौला थे वो अवध के नवाब थे। इसके बाद मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों का सैन्य संगठन बना और यह तीनों का सैन्य संगठन अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो अंग्रेज़ों के तरफ से जो अंग्रेज़ी सेना नायक थे वह थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो यह इस सैन्य गठबंधन और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, और यह युद्ध क्या कहलाता है? यह युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाता है, जो कि बक्सर के मैदान में लड़ा गया था। और इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत होती है। ठीक है, और इस जीत के साथ ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया। देखिए, इसमें जो ब्रिटिश प्रभुत्व है उसकी स्थापना हो गई, जबकि पहले जब प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीता था तो उन्होंने अपनी नींव डाला था। ठीक है, नींव डाला था, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा नींव डाला गया था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया। और इस बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई, 2 संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 2 संधि हुई। पहला इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ, और दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ। तो प्रथम संधि जो है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, और जो द्वितीय संधि हुई वह क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई। इसके साथ ही अब बंगाल में जो है द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, द्वैध जो कि 1765 से स्टार्ट होकर 1772 ईस्वी तक चला। तो यह हम लोग एक क्रोनोलॉजी देखे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, बंगाल में अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराज की राजगद्दी के प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों में प्रमुख कौन कौन थे? तो हम लोग पढ़े ही, पूर्णिया नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफ़र थे। अगला है 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सिहर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक जारी करता था। कौन करता था? कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक जारी करता था। तो दस्तक से क्या तात्पर्य है? तो हम लोग पढ़े ही, दस्तक जो है वह कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था। ठीक है, तो यह किसके द्वारा जारी किया गया था? मुग़ल सम्राट फ़र्रुख सिहर के द्वारा। कब किया गया था? 1717 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराज द्वारा कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, जो हम बताए थे आपको कि फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया गया था कलकत्ता पर। तो सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार पर 17 मई 1756 में और कलकत्ता पर 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया। और सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना के अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के पास था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मीर जाफ़र था ही। मीर जाफ़र के साथ यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ भी थे। यह ध्यान रखना है आपको। सेना नायक में कौन कौन थे? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। देखिए, सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेज़ों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए। इस समझौतों में वाटसन और अमीन चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? वाटसन और अमीन चंद्र ने। सिराज की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र बना था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? मीर जाफ़र ने किया था। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंस किसे नियुक्त किया गया? देखिए, यह महत्वपूर्ण है। तो किसे किया गया? ल्यूक स्क्राफ्टून। ठीक है, ल्यूक स्क्राफ्टून को प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया?
तो प्लासी की युद्ध के बाद शुरू किया सीधे। प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। तो 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे देखिएगा क्लाइव की जागीर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लाइव की जागीर के रूप में जाना जाता है। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो हम लोग पढ़े अभी बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। अंग्रेज सरकार के खर्च में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपना पद छोड़ दिया। उसने नया नवाब किसे नियुक्त किया? तो मीर कासिम को किया था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया था। मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में उसको कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बनाया? ठीक है, मीर जाफर के बाद फिर किसे बनाया था? मीर कासिम के बाद फिर मीर जाफर को ही बनाया था। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से ढाका किया गया था। वो तो मुर्शिदाबाद से ढाका वो तो बहुत पहले ही हुआ था। ये जो है मीर कासिम ने वो तो मुर्शीद कुली खान ने किया था, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। ठीक है, मुंगेर किया था। मीर कासिम ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार किया, सेना की संख्या में वृद्धि की और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा? तो यह एक आर्मेनियाई थे, गुर्गिन खां। ठीक है, इसी के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, इन्हीं के नियंत्रण में रखा जाता था। बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी में पहुंची। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में युद्ध के मैदान में पहुंची थी? तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वह कंपनी को सौंप दी। यह संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? तो यह संधि जो है क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई है। ठीक है, शाह आलम जो द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। कब? 12 अगस्त 1765। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला, ठीक है, तो प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य हुआ था, क्योंकि जो मीर जाफर था उसका मृत्यु हो गया था और उसके बाद उसका पुत्र जो था नजमुद्दौला वह नवाब बना था। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ 1765 में माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्वैध शासन का जनक लियो कार्टेस को माना जाता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य हुई? तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, वह क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में किसी भी समय ऐसी सरकार नहीं थी जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा और किस संदर्भ में कहा गया? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में कहा गया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकोदौला था, जो कि 1770 से 75 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो यह सारा फैक्ट था और जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट था हम लोग इसमें देखे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।